चलिए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मानव जीवन की शुरुआत महज एक बायोलॉजिकल घटना ना होकर एक बहुत ही सोची समझी और वेल प्लान्ड जर्नी हो। आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन हिंदू और आयुर्वेदिक ग्रंथों के उस ज्ञान को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां जीवन की शुरुआत को एक जैविक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया माना गया है। मतलब एक इंसान को गढ़ने के लिए सदियों पहले ही एक पूरी की पूरी रूपरेखा या ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। कमाल की बात है ना? तो चलिए सीधा इस सफर के रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे जीवन के ब्लूप्रिंट की, गर्भधारण की तैयारियों और उसके विज्ञान की, जन्म से पहले के महत्वपूर्ण पड़ावों की, इस दुनिया में शिशु की एंट्री की और अंत में ज्ञान की ओर उसके शुरुआती कदमों की। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जीवन की रूपरेखा। यहाँ हम उस फिलॉसफी को समझेंगे जो आंतरिक गुणों और बाहरी कर्मों के बीच एक बैलेंस बनाती है। अब देखिए इस नंबर को, 40। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार एक इंसान के पूरे जीवन काल के लिए कुल 40 बाहरी कर्म संस्कार या अनुष्ठान बताए गए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर माइलस्टोन के लिए एक संस्कार। सच में ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो हमें बताती है कि उस समय जीवन का हर एक कदम कितना अनुष्ठानिक या रिचुअल बेस्ड था। लेकिन रुकिए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक और नंबर है, और वो है सिर्फ 8। जी हाँ, केवल 8। ये उन आंतरिक गुणों यानी इनर वर्च्यूज को दर्शाते हैं जिन्हें विकसित करना सबसे ज्यादा जरूरी बताया गया है। इनमें करुणा, धैर्य और ईर्ष्या का न होना जैसी एकदम बेसिक लेकिन जरूरी बातें शामिल हैं। यहाँ पर गौतम धर्मसूत्र का ये कोड बहुत कुछ कह जाता है। जिस व्यक्ति ने 40 संस्कार तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसमें ये 8 गुण नहीं है, वह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलन प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब ये प्राचीन ज्ञान हमें एकदम साफ शब्दों में बताता है कि करुणा और धैर्य जैसे आंतरिक गुणों के बिना वो जो 40 बाहरी अनुष्ठान है ना, वो पूरी तरह से अर्थहीन है, एकदम मीनिंगलेस। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, गर्भाधान की तैयारी। अब हम असल में जीवन की क्रोनोलॉजिकल शुरुआत पर आते हैं, और मजेदार बात यह है कि ये तैयारी बच्चे के गर्भ में आने से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में गर्भाधान विधि कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और साइंटिफिक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला है पूर्व कर्म, जहां होने वाले माता पिता का असेसमेंट और शरीर की शुद्धि की जाती है। दूसरा है प्रधान कर्म, यानी सही प्लानिंग और गर्भाधान। और फिर आता है पश्चात कर्म, जिसमें गर्भाधान के बाद के नियम शामिल होते हैं। मतलब इसे प्रॉपर एक मेडिकल प्रोसीजर की तरह ट्रीट किया गया है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज सामने आती है वो है इन नियमों का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ रेकमेंड किया गया है कि गर्भाधान के समय सफेद कपड़े पहने और एकदम खुशमिजाज मूड में रहें। वहीं दूसरी तरफ भूख, बहुत ज्यादा दुख या अजीब फिजिकल पोजीशंस जैसी चीजों को स्ट्रिक्टली मना किया गया है, यानी ये पूरी तरह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। शरीर और मन दोनों की स्थिति को बिल्कुल बराबर अहमियत दी गई है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, गर्भाधान का विज्ञान, खेत और बीज का सिद्धांत। आयुर्वेद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझाने के लिए एग्रीकल्चर यानी खेती का बहुत ही शानदार रूपक इस्तेमाल किया गया है। और ये रूपक कितनी खूबसूरती से काम करता है जरा देखिए। इसमें 4 मेन फैक्टर्स हैं। पहला ऋतु यानी सही समय या ओव्यूलेशन पीरियड। दूसरा क्षेत्र, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी खेत को दर्शाता है। तीसरा अंबु, जिसका मतलब है पोषण देने वाला तरल या पानी। और चौथा है बीज यानी स्पर्म और ओवम। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राचीन ग्रंथों ने एक आध्यात्मिक प्रोसेस को एकदम प्रैक्टिकल बायोलॉजी से जोड़ दिया था। जैसे अच्छी फसल के लिए सही मौसम, उपजाऊ जमीन, पानी और अच्छे बीज चाहिए, बिल्कुल वैसा ही एक नए जीवन के लिए भी जरूरी है। अब हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं। भाग 4, जन्म से पहले के पड़ाव। यहाँ फोकस इस बात पर है कि बच्चे के असल में पैदा होने से बहुत पहले ही उसके माइलस्टोन्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था। तो सबसे पहले बात करते हैं पुंसवन संस्कार की। ये आमतौर पर प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में तब होता है जब शरीर में बदलाव दिखने लगते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े फिजिकल माइलस्टोन का सेलिब्रेशन है। ये वो टाइम है जब बच्चा पहली बार गर्भ में हिलना डुलना या किक मारना शुरू करता है। जाहिर है ये एक बहुत ही खास पल होता है।
इसके बाद 7वें या 8वें महीने में आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। इसमें पति अपनी पत्नी के बालों को ऊपर की ओर संवारता है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बिल्कुल एक बेबी शावर या गोद भराई जैसा है। सारे दोस्त और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, होने वाली माँ की फूड क्रेविंग्स पूरी की जाती हैं और उन्हें गिफ्ट्स दिए जाते हैं। पूरा का पूरा फोकस माँ की साइकोलॉजिकल हेल्थ और उसे खुश रखने पर होता है। और अब आते हैं भाग 5 पर, दुनिया में प्रवेश यानी जन्म के बाद के संस्कार। शिशु का जन्म हो चुका है और अब शुरू होते हैं जिंदगी के शुरुआती कुछ महीने जो अनुष्ठानों से पूरी तरह भरे हुए हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। जन्म के तुरंत बाद जातक कर्म, फिर 11वें या 12वें दिन नामकरण, चौथे महीने में निष्क्रमण और छठे महीने में अन्नप्राशन। ये शुरुआती संस्कारों का इतना स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस है जो साफ दिखाता है कि बच्चे को इस दुनिया से सोशली और फिजिकली इंट्रोड्यूस कराने की कितनी जबरदस्त प्लानिंग की गई थी। इनमें सबसे पहला है जातक कर्म, जो फिजिकल जन्म और इंटेलेक्चुअल शुरुआत का प्रतीक है। इसके डिटेल्स सच में बहुत विविड हैं। सोचिए, जन्म लेते ही पिता शहद और घी से बच्चे के होठों को छूता है और उसके कान में धीरे से कहता है, वाक वाक, तुम वेद हो, मतलब स्पीच स्पीच, यू आर द वेदास। बच्चे के दिमाग और बुद्धि को इस दुनिया में एक्टिवेट करने का ये कितना पावरफुल और सिंबॉलिक तरीका है। फिर 11वें या 12वें दिन बारी आती है नामकरण की। अब उस जमाने में बच्चे का परफेक्ट नाम चुनना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए बहुत ही सख्त फोनेटिक रूल्स होते थे। किसी भी अशुभ शब्द से बचना होता था और ऐसे नामों को प्रेफर किया जाता था जो देवताओं, नक्षत्रों या नेचर की खूबसूरत चीजों से जुड़े हों, जिनका साउंड एकदम क्लियर और पॉजिटिव हो। आगे बढ़ते हैं निष्क्रमण और अन्नप्राशन की ओर। निष्क्रमण वो माइलस्टोन है जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाकर सूरज या चांद दिखाया जाता है, यानी नेचर से उसका पहला कनेक्शन। और अन्नप्राशन तो हम सब जानते ही हैं, बच्चे का पहला सॉलिड फूड, जहां उसे पके हुए चावल खिलाए जाते हैं। ये दोनों संस्कार कितनी खूबसूरती से आध्यात्मिक ट्रेडिशंस को एकदम बेसिक फिजिकल डेवलपमेंट से जोड़ देते हैं, जैसे बाहर जाने की ताकत आना और सॉलिड खाना पचाने की क्षमता डेवलप होना। अब हम पहुंचते हैं भाग 6 पर, ज्ञान की ओर कदम, स्वच्छता और शिक्षा। बच्चा अब टॉडलर फेज में आ गया है, जहां फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर नहीं बल्कि सीखने और समाज का हिस्सा बनने पर है। यह सबसे पहला स्टेप है चूड़ाकरण, यानी बच्चे का पहला मुंडन। आमतौर पर यह पहले जन्मदिन के आसपास होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक आम हेयर कट नहीं है, बल्कि ये हाइजीन, प्योरिटी और साफ सफाई की दिशा में एक बहुत ही क्रूशियल साइक्लिकल कदम है। इसके बाद आता है कर्णवेद, यानी कान छिदवाना। ये एकदम साफ सोने के धागे या चांदी की सुई से किया जाता था। लड़कों के लिए पहले दाहिना कान और लड़कियों के लिए बायां कान। ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं था, बल्कि ये शरीर पर एक परमानेंट रिमाइंडर की तरह था, जो जिंदगी भर ये याद दिलाता रहे कि हमें हमेशा वेदों और प्राचीन ज्ञान को सुनने के लिए तैयार रहना है। और इस पूरे सफर का जो फाइनल माइलस्टोन है वो है विद्यारंभ, यानी ज्ञान की शुरुआत। ये वो पल है जब एक बच्चा पहली बार फॉर्मल तरीके से अपनी मातृभाषा के अक्षर लिखना या कोई मैथमेटिकल शेप ड्रॉ करना सीखता है। सीखने और पढ़ने के एक लाइफ टाइम सफ़र की ये एक बहुत ही खूबसूरत और शुभ शुरुआत है। तो इस पूरी जर्नी को देखने के बाद ये एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आज का हमारा मॉडर्न समाज मानव जीवन की शुरुआत को जिस तरह से देखता है, क्या उसकी तुलना इस इतनी डिटेल में बनाए गए बायो साइको स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट से की जा सकती है? इस प्राचीन ज्ञान ने जीवन को सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्रॉपर आर्ट और साइंस माना है। और इसी एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आगे भी गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।